नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 26 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 26 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक लोकेटेड इन? तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। और रेणुका झील की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ पर है? सिरमौर जिले में, लेकिन है कौन सी ये भी पता होना चाहिए। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो रेणुका झील है उसकी लंबाई कितनी है। तो अगर बात करें रेणुका झील की, तो इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखना है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर रेणुका झील जो इसकी लंबाई है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा है कि रेणुका झील की जो आकृति है वो कैसी है। तो स्लीपिंग वुमेन, सोई हुई स्त्री, याद रखना है कि किस झील की आकृति सोई हुई स्त्री की तरह। तो सोई हुई स्त्री की तरह जिस झील की आकृति है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है। इस झील के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश और भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो सबसे छोटी रामसर साइट भी आपकी रेणुका झील है, जो कि भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, वेटलैंड साइट मानी जाती है। साथियों, अगर आप भी एसपी टेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, काफ़ी समय से एचपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो यूथ अध्ययन 499 रुपीज़ मंथ में आपके लिए लेके आ चुका है एक बहुत ही बेहतरीन बैच। हर एक स्ट्रीम का हम देने वाले आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास भाई लाइव होगी, आप कहीं पे जॉब करते हैं, काफ़ी समय से टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को, अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे तो आराम से रिकॉर्डेड क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। और साथ में हम देंगे आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ेंगे, वीकली आपका हर शनिवार टेस्ट रहने वाला है, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, आप काफ़ी समय से एचपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी बेस्ड हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने वाला है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है क्या? और इस सिरमौर जिले में पड़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है क्या सिरमौर जिले में कोई और भी झील है? जी हाँ, सिरमौर जिले में एक सुकेती झील है, जो कि मारकंडा जो नदी है उसके बाएं किनारे पे है। तो सुकेती झील भी कहाँ पर है? सिरमौर में। अच्छा जी, ऑप्शन में और भी यहाँ पे नाम दिए, जैसे कि मंडी। सर, मंडी में हिमाचल की मुख्य झीलें कौन कौन सी है और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसकी बात करते हैं। तो बात करें मंडी की, तो मंडी में है आपकी कुमारवा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट झील। कि कुमारवा झील कहाँ पर है? तो कुमारवा झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपकी पराशर झील कहाँ पर है? तो अगर बात करें आपकी पराशर झील की, तो पराशर झील आपकी मंडी में है। और पराशर झील की अगर मैं बात करूं, तो पराशर झील के पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडी की वो कौन सी झील है जहाँ पर चंद्राकार गोलाकार टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्राकार गोलाकार जो टापू है वो आपकी मंडी की पराशर झील में देखने को मिलता है। तो पराशर झील आपकी मंडी में है। पराशर झील के अलावा कई बार आपके पूछी जाती है रिवाल्सर, कि रिवाल्सर झील कहाँ पर है? तो रिवाल्सर झील भी आपके हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है। और बौद्ध लोग इस झील को, जो रिवाल्सर झील है ना, इस झील को जो बौद्ध लोग हैं वो क्या कहते हैं? पद्माचन। क्या कहते हैं? पद्माचन। तो रिवाल्सर झील को पद्माचन कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों धर्म, हिंदू, सिख और बौद्ध, तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील है? तो वो आपकी रिवाल्सर झील है। और इस झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। और भगवान लोमश ऋषि की तपोस्थली कौन सी झील है? ये भी कई बार पूछा गया, तो वो भी आपकी कौन सी झील है? रिवाल्सर झील है। साथियों, मंडी में ही आपकी कामरू नाग झील है, मंडी में ही आपकी कुंतवियोग झील है, मंडी में ही आपकी कलासर झील है, आपकी सुखसर झील है, आपकी लीलासर झील है, आपकी खदलासर झील है। ये सारी की सारी झीलें मंडी में है। मंडी की कुमारवा है, पराशर है, रिवाल्सर है, कामरू नाग है, कुंतवियोग है, कलासर है, सुखसर है। सारी झीलें आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि शॉन्गटोंग करछम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बात करें आपकी शॉन्गटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की, तो ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर इस बार क्वेश्चन पूछा था। तो शॉन्गटोंग जो करछम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो ये सतलुज रिवर पर, सतलुज नदी पर स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इस बार तो पूछेगा कि सतलुज नदी पर है, लेकिन अगले बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपकी शॉन्गटोंग करछम जल विद्युत परियोजना है। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इस बात को मेरे दोस्त आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो शॉन्गटोंग जल विद्युत परियोजना है वो कितने मेगावाट की है। तो ये 450 मेगावाट। साथियों याद रखना है, ये 450 मेगावाट की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है और यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं कि शॉन्गटोंग जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है। तो साथियों ये आपकी 450 मेगावाट की है। आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है कि ये कितने मेगावाट की है। तो साथियों ये आपके 450 मेगावाट की क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है उस क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना पड़ेगा। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है जिसकी जल क्षमता सबसे अधिक है, उसकी बात आपको करनी है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी जल विद्युत परियोजना जो कि सबसे अधिक बिजली का उत्पादन करती है तो वो है आपकी पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना आपके पार्वती नदी पर है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्वती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, कुल्लू पे, कुल्लू में स्थित है। अच्छा भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि मेरे दोस्त ये कितने मेगावाट की है। तो पार्वती जल विद्युत परियोजना आपकी मेरे साथी 2051 मेगावाट की है। आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से याद रखना है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैं सिर्फ वही जल विद्युत परियोजना यहाँ पर आपको बताऊंगा जो कि आपके परीक्षाओं में काम आने वाली। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो संजय जल विद्युत परियोजना आपके हिमाचल प्रदेश की ये भी किन्नौर जिले में, और संजय जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी 120 मेगावाट की है। ये भी आपको कई बार आपके परीक्षा में पूछी गई है। साथियों एक बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है और ये कितने मेगावाट की है। तो शानन जल विद्युत परियोजना आपके 110 मेगावाट की। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शानन जल विद्युत परियोजना आपकी 110 मेगावाट की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मंडी जिले में पड़ती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी बातें आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी। तो बात करें भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी की, तो सबसे पहले रेलगाड़ी जो भारत में चली वो आपके 16 अप्रैल 1853 को चली। ये जो रेलगाड़ी है वो किसके शासनकाल में चलाई गई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। तो ये जो रेलगाड़ी है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये पहली रेलगाड़ी भारत में 16 अप्रैल 1853 को चली वो कितने किलोमीटर चली। तो साथियों ये आपकी 34 किलोमीटर के आसपास चली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और जो पहली जो रेल भारत में चलती है वो कहाँ से कहाँ तक, तो ये चलती है आपके मुंबई से ठाणे। तो मुंबई से ठाणे भारत में पहली रेलवे लाइन चलती है। साथियों आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ना एक बार जरूर लिख दिया करें हर हर महादेव। अच्छा, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड डलहौजी भारत में कब से कब तक आपके गवर्नर जनरल रहे। तो अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की तो ये 1848 से 1856 के आसपास भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। इनके द्वारा क्या क्या किया गया था इनके बारे में अगर मैं बताऊं, इनके बारे में जो टेट परीक्षाओं में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि भैया भारत में व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया। सब व्यवगत का जो सिद्धांत है इसको जो
इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो मेरे साथी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारत में किसने लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी होता था, उसके द्वारा भारत में व्यवगत के सिद्धांत या हड़प की नीति, ये पेपर में कुछ भी आ सकता है। हड़प की नीति भी आ सकता है, आपका व्यवगत का सिद्धांत भी आ सकता है। दोनों क्वेश्चन को लेके चलना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है भाई कि शिक्षा के लिए 1854 में वुड डिस्पैच कमीशन, कौन सा कमीशन है? वुड्स डिस्पैच। ठीक है साथियों, ये याद रखना है कि वुड्स डिस्पैच कमीशन जो भारत में लाया था वो भी 1854 में किसके द्वारा? तो वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट भारत में किसके समय पारित हुआ? तो वो भी आपका लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप का जो मुख्य कारण है वो है आपका टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक बल। देखिए, भूकंप आने के जो कारण होते हैं वो आपके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का विस्फोट, ये भी एक भूकंप आने का कारण हो सकता है। आपका श्रिंकिंग ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सिकुड़ना, ऐसा माना जाता है कि काफ़ी लंबे समय से पृथ्वी सिकुड़ रही है, तो ये भी एक भूकंप आने का कारण। अच्छा, जलीय भार, फुल ऑफ वाटर, नदियों पे बांध बढ़ाए जा रहे हैं और जिसके कारण बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण हो रहा है, और उन जलाशयों से जल जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो चट्टानें हैं वो क्या है, भूमि पर नीचे जो है वो प्रभाव, जब चट्टानों पे दबाव बढ़ जाता है उस स्थिति में भी पृथ्वी पे परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण भूकंप आ सकता है। लेकिन सबसे जो मेन कॉज भूकंप आने का माना जाता है वो विवर्तनिक बल है, प्लेट टेक्टोनिक कारण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, भूकंप की 3 तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगों को प्राइमरी वेव्स बोला जाता है, आपकी जो एस तरंगे हैं उनको सेकेंडरी वेव्स बोला जाता है, बोले तो द्वितीयक तरंगे, प्राइमरी वेव बोले तो प्राथमिक तरंगे, और तीसरी जो तरंगे होती है वो होती है एल तरंगे। साथियों, ऐसी तरंगे जो सबसे अधिक विनाशकारी होती है, जो सबसे अधिक विनाश लाती है, तो वो आपकी एल तरंगे होती है। एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाश करती है। जो आपका औसत विनाश करती है, जो आपका औसत विनाश, जो ज़्यादा विनाश नहीं करती, वो आपकी एस तरंगे होती है। और आपकी जो पी तरंगे हैं, वो तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती है, वो आपकी पी तरंगे होती है, जो सबसे कम नुकसान करती है। तो तीनों बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एचपीटेट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है उसको किस में मापा जाता है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं सिस्मोग्राफ। किस में मापते भाई? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ में जो भूकंपीय तरंग है उनकी तीव्रता को मापा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किस स्केल में भूकंप को मापा जाता है? तो अगर तो पूछेगा ग्राफ, तो ग्राफ में है सिस्मोग्राफ, और जो आपका वो है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में आपका जो भूकंप है उसको हम मापते हैं, और ग्राफ आपका कौन सा है? सिस्मोग्राफ। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ क्या है? बात करें शुष्क बर्फ की, तो शुष्क बर्फ जो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका क्या है? शुष्क बर्फ है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा जी, आपके जो परीक्षाएँ रहती है वहाँ पे कुछ साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है? तो साधारण नमक का जो फॉर्मूला है वो आपका NaCl है। साथियों, आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, NaHCO3। आपका धावन सोडे का बहुत बार पूछा गया है, Na2CO3.10H2O। तो धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, साधारण नमक है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका जिप्सम का, तो जिप्सम का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4.2H2O। ये टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो CaSO4.2H2O। तो इस सारे फॉर्मूले आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1939 के धामी आंदोलन का नेता कौन थे? तो अगर बात करें धामी आंदोलन की, तो धामी आंदोलन के जो नेता थे वो आपके भागमल सोथा जी थे। भागमल सोथा जी के द्वारा धामी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अच्छा, धामी आंदोलन कब हुआ था? तो धामी आंदोलन जो आपका है वो 1939 में हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, जिसका नेतृत्व जो है वो यहाँ पे भागमल सोथा के द्वारा किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और अगर एग्जैक्ट धामी आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो धामी आंदोलन जो है आपका 16 जुलाई 1939 को आपका धामी आंदोलन हुआ था, जो कि धामी रियासत में हुआ था। अच्छा, धामी की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? तो धामी रियासत की जो राजधानी है वो आपकी हलोग में थी। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। अगर बात करें कालिंदी की तो कालिंदी जो है आपका यमुना नदी का वैदिक नाम है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, बात करें आपका यमुना नदी की, तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर होती है। तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में जो इसका उद्गम होता है वो आपका कहाँ पर होता है, खोदर माजरी नामक स्थान पे। तो खोदर माजरी नामक स्थान पे हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी आती है। और अगर बात करें यमुना नदी की, तो ये हिमाचल को कहाँ छोड़ती है, तो ताजीवाला नामक स्थान पे हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में चले जाती है। बात करें आपके यमुना नदी, तो ये सिर्फ हिमाचल के एक ही ज़िले सिरमौर में बहती है। आपको बेहतरीन तरीके से ये बात याद रखना है। यमुना की बहुत सारी सहायक नदी है। हिमाचल में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टॉस नदी है। इसके अलावा गिरी है, पब्बर है, आंध्रा है। ये सारी की सारी आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगर बात करें टॉस नदी की, टॉस नदी हिमाचल प्रदेश में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो टॉस नदी है वो कहाँ पर मिलती है। तो टॉस नदी आपकी दो नदियाँ हैं, एक रूपिन है, एक सुपिन है। और रूपिन और सुपिन नदी नेटवाड़ नामक स्थान पे टॉस नदी बनाती है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। साथियों, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज। सतलुज की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर के आसपास है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सतलुज 320 किलोमीटर बहती है, लेकिन आपकी जो चिनाब नदी है वो कितनी बहती है। तो चिनाब नदी जल घनत्व के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। उसी प्रकार आपकी रावी नदी आपकी 158 किलोमीटर बहती है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी नदी है जिसका वैदिक नाम अर्ज्य है। तो अर्ज्य व्यास का वैदिक नाम है और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। बात करें इसका यमुना नदी की, तो यमुना नदी का वैदिक नाम है वो है कालिंदी। हिमाचल प्रदेश का एक शहर है पांवटा साहिब, और पांवटा साहिब शहर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। ये किस नदी के किनारे है, तो पांवटा साहिब शहर यमुना नदी के किनारे है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।